ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं सुनाने वाला हूं बिगफुट यानी कि यति की कुछ डरावनी कहानियां। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेनरी अपने ट्रक को ड्राइव करता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसे अपने सामान को पहुंचाना था। वो सामान डिलीवर करने में पहले ही बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और इसकी वजह से वो ट्रक को काफ़ी तेज़ी से चला रहा था और न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। उसे इतना लेट हो रहा था, ऊपर से वो जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया और वहाँ एक लंबी लाइन लग गई गाड़ियों की, जिसे देखकर हेनरी का दिमाग ख़राब हो गया। तभी हेनरी ने एक छोटा रास्ता देखा, लेकिन वो रास्ता जंगल से होता हुआ जा रहा था। वो रास्ता कच्चा था, लेकिन इतनी जगह थी कि एक ट्रक निकल सके वहाँ से। हेनरी का दिमाग वैसे ही ख़राब था। उसे बार बार कॉल आ रहे थे सामान को जल्दी पहुँचाने के। हेनरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और इसी परेशानी में उसने फैसला ले लिया उसी कच्चे रास्ते से जाने का। उसने अपने ट्रक को उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़ा दिया। वो अपने ट्रक को लेकर उस कच्चे रास्ते पे चलने लगा और इसी हड़बड़ी जल्दबाजी में उसने एक गलती कर दी। उसने वहाँ का एक बोर्ड नहीं देखा। वहाँ नो एंट्री का बोर्ड था। वहाँ जाना माना था और एक बोर्ड लग रखा था कि वहाँ दलदली इलाका है, जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन हड़बड़ी और घबराहट के कारण हेनरी को वो दोनों ही बोर्ड नहीं दिखे और उसने छोटे रास्ते के चक्कर में वहीं से अपने ट्रक को ले जाना शुरू कर दिया। और वही हुआ जिसका डर था। उसके ट्रक का एक टायर दलदल में फंस गया और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ट्रक का टायर बाहर नहीं निकल रहा था। हेनरी ने बाहर आके देखा तो ट्रक का टायर बहुत बुरी तरह से अंदर फंस गया था। हेनरी अपने ट्रक के टायर को देखते हुए यही सोच रहा था कि क्या किया जाए। वो वापस ट्रक में बैठा और ट्रक के इंजन की शोर से पूरे जंगल में आवाज़ हो रही थी। तभी अचानक से एक आवाज़ वहाँ और गूंजी। ये आवाज़ सुनते ही हेनरी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वो ट्रक को निकालने की और ज़्यादा कोशिश करने लगा। ट्रक के गियर बदले जा रहा था। वो ट्रक की स्पीड को बढ़ाया जा रहा था कि जैसे तैसे वो निकले। वो अपने पूरे दिमाग को लगा रहा था कि जैसे तैसे यहाँ से निकला जाए। वो इस आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हेनरी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और उसे पता चल गया कि ट्रक में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो ट्रक से उतरकर अपने पुराने रास्ते की ओर भागा जहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उसका पैर एक दलदल में फंस गया और वो अंदर जाने लगा। वो मदद के लिए चीखें लगाने लगा, लेकिन जंगल के ज़्यादा अंदर होने के कारण वहाँ किसी भी बाहर वाले को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी और हेनरी चिल्लाता रहा। उसके चिल्लाने से वही आवाज़ वापस आने लगी। हेनरी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वो अंदर घुसे जा रहा था, दलदल में फंसे जा रहा था। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो और ज़्यादा अंदर घुस रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक विशाल काय 15 फुट का एक बिगफुट उसके सामने खड़ा था और वो हेनरी को ही आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। हेनरी को पता चल गया था कि ट्रक के इंजन के शोर से वो यति परेशान हो गया था, जिसकी वजह से वो बाहर आया। अब वो हेनरी को देख रहा था। हेनरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यति हेनरी के पास आया और हेनरी को देखने लगा। हेनरी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। दलदल उसे अपने अंदर खींच रहा था और वो बिगफुट यानी यति को देखकर इतना ज़्यादा घबरा गया कि बेहोश हो गया। कई घंटों बाद हेनरी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो जंगल के बाहर रास्ते पे पड़ा हुआ है। उसका पूरा बदन कीचड़ से लदा हुआ था।
कीचड़ से लथपथ शरीर के साथ वो रोड पर पड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर कैसे आया। हेनरी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या जो उसने देखा वो सब सच था। क्या सच में उसने एक विशालकाय 15 फुट के बिग फुट को देखा था, जिसकी कद काठी किसी भी आम इंसान से कई ज़्यादा बड़ी थी। और अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम था तो वो उस दलदल से बाहर आया कैसे? उसकी मदद किसने की? वहाँ उस बिगफुट के अलावा था ही कौन? यही सब बातें हेनरी को परेशान कर रही थी। हेनरी जैसे तैसे खड़ा हुआ और हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के बाद वो मदद लेके वापस उस जंगल में आया, क्योंकि उसका ट्रक अभी भी वहीं पड़ा था। वो अपने ट्रक को बाकी लोगों की मदद से बाहर लेकर आया और उसने अपने माल को डिलीवर किया। उसने इन सब बातों को भूलने का फैसला कर लिया था। कई दिनों तक वो उसी रास्ते से आता जाता था, लेकिन एक रात जब वो एक और डिलीवरी करने के लिए उस जंगल वाले रास्ते के पास से गुजर रहा था, तभी उसे वही आवाज़ वापस सुनाई दी। महेश छुट्टियां बिताने के लिए एक बर्फीले इलाके में आया था और उसे बर्फीला इलाका बहुत पसंद था। स्नोफॉल के बीच ठंडे इलाकों में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, और इसी माहौल को एंजॉय करने के लिए महेश अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उधर गया था। वो वहाँ अपने टूरिस्ट गाइड के साथ घूम रहा था। वहाँ काफ़ी भारी स्नोफॉल हो रही थी। स्नोफॉल का नज़ारा ही अलग था। हर तरफ बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई थी। हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। महेश ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था कि आखिरकार इतने ज़्यादा बर्फ़बारी के इलाके में वो आया है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था वहाँ का नज़ारा। ठंड तो थी, लेकिन स्नोफॉल के बीच घूमने का उसे अलग ही मज़ा आ रहा था। वो अपने टूरिस्ट गाइड के साथ घूम रहा था और उसके साथ और भी कई सारे टूरिस्ट थे। वो अकेला टूरिस्ट गाइड 15 टूरिस्टों को घुमा रहा था। वो टूरिस्ट गाइड उन सबको उन जगहों के महत्वों को बताते बताते और उन जगहों को घुमाते हुए उन्हें आगे लेकर जा रहा था। तभी अचानक से महेश का एक ज़रूरी सामान पीछे गिर गया और वो उन सामान को लेने के लिए वहाँ से वापस पीछे की ओर गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। वहाँ पर स्नो स्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से वहाँ की मोटी बर्फ़ की चादर गिर गई। महेश उसी बर्फ़ में दब के रह गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था। रात के वक्त उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है। उसने बाहर का नज़ारा देखा तो ठंड हद से ज़्यादा थी। हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड वहाँ पर थी। हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। महेश काफ़ी ज़्यादा ठंड से परेशान हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से होश में आया था। वो भगवान का शुक्र मना रहा था कि वो ज़िंदा बच गया, वरना इतने ख़तरनाक गिरे हुए टेम्परेचर में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन महेश अपनी किस्मत और थोड़ा बहुत ताकत के कारण बच गया था। महेश को पता नहीं था कि आखिर जाना कहाँ है, क्योंकि वो वहाँ पर नया था। वो वहाँ सिर्फ घूमने आया था, लेकिन आज वो वहीं पर फंस गया था। वो आसपास देख रहा था तो सिर्फ उसे बर्फ़ नज़र आ रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुन के महेश काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागने लगा। उसे लगा कि कोई जानवर है, लेकिन जानवर तो ऐसी आवाज़ नहीं निकालते। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए वो वहाँ से भाग रहा था। तभी उसने देखा कि एक बिगफुट अपने हाथ में एक बहुत बड़ी लकड़ी लेकर वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नज़र महेश पर पड़ी। उसने महेश को देखते ही गुर्राना शुरू कर दिया और उसके गुर्राने के आवाज़ से ही वहाँ पर ज़मीन कपकपाने लगी। बर्फ़ अपनी ज़मीन से फिसलने लगी। महेश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उल्टे पांव भागने लगा। महेश को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके बारे में उसने किताबों में, किस्से कहानियों में सुना था, यानी कि बिगफुट के बारे में, उसने आज अपनी आंखों से उस 15 फुट के विशालकाय जीव को जिंदा अपनी आंखों के सामने देखा था। महेश
भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन गिरे हुए तापमान की वजह से उसका शरीर जवाब दे रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रात ज़्यादा हो रही थी, उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था। और वही हुआ जिसका डर था। महेश बेहोश हो गया भागता भागता। महेश की आंखें सुबह खुली और उसने देखा कि रेस्क्यू टीम उसके आसपास है। उसे पता चला कि वो एक मोटी बर्फ़ की परत के नीचे फंसा गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से वो बाहर निकल पाया। लेकिन जब उसने ये बात सबको बताई तो किसी ने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। सब ने यही कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अभी भी वो आवाज़ महेश को सुनाई दे रही थी। मेरा नाम स्मिथ है। मैं एक रिसर्चर हूँ, यानी कि खोज करता। ये बात है उस वक्त की जब मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक कॉल आया। उन्होंने मुझे बुलाया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुझे काफ़ी अर्जेंट बुलाया था और उनके अर्जेंट बुलाने के बाद मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मिली थी। और जब मैंने उस गुफा को देखा तो उसकी हाइट तकरीबन 30 से 40 फुट थी। वो गुफा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मुझे उस गुफा के बारे में बताया तो मेरी आंखें और चौड़ी हो गई। मैं उस गुफा के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत ही बड़े बड़े औजार रखे हुए थे। वो थे तो बिल्कुल इंसानों की तरह इस्तेमाल करने वाले औजार, लेकिन उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कोई नॉर्मल इंसान उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तो हाँ जी बताइए सर, क्या लगता है आपको ये सब देखकर? ये सब क्या है? ये औजार हैं तो, लेकिन इतने बड़े, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? और जब उन्होंने वो सवाल मुझसे पूछा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई और मैंने बोला कि बिगफुट, यती। और मेरे मुंह से बिगफुट का नाम सुनते ही वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड हंसने लगा और उसने कहा कि बिगफुट, सीरियसली आपके मुझसे मजाक कर रहे हैं? वो मिस्टीरियस एक काल्पनिक जीव है, उसका रियलिटी में कोई वजूद नहीं है। और फिर मैंने उस हेड ऑफिसर से कहा कि अच्छा, तो इतने बड़े बड़े औजार कौन इस्तेमाल कर सकता है आपके हिसाब से? कोई जानवर तो करेगा नहीं, क्योंकि औजारों को इस्तेमाल करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। और दुनिया के सबसे 5 समझदार जानवर, डॉल्फिन, पिग्स और बंदर वगैरह, वो इतने बड़े औजारों का इस्तेमाल करेंगे? मैं ये सब उस ऑफिसर को बता ही रहा था, तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई। आप में से किसी ने बिगफुट को देखा यहाँ? तो सब में, तो वहाँ खड़े सब ने नाम सर हिलाया और मैंने कहा कि अरे, अगर किसी ने बिगफुट को नहीं देखा है, वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ ज़रूर आएगा, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। और मेरे ऐसे कहते ही वहाँ एक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि वहाँ पर बिगफुट यती आ चुका है और वो अपने घर की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने वहाँ से सबको बाहर निकलने की चेतावनी दे दी। सारे ऑफिसर्स बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन हमने देखा कि वो यती आ चुका है। वो हमारे सामने था। वो हमसे आंखों में आंखें डालकर हमारी तरफ देखकर गुर्रा रहा था और मुझे साफ पता चल गया था कि वो लड़ाई करना चाहता है, क्योंकि हम उसके घर में बिना बताए घुस गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब वहाँ के हेड ने उस बिगफुट को शूट करने का ऑर्डर दे दिया और उसके एक इशारे पर वहाँ खड़े सारे ऑफिसर्स ने उस बिगफुट को शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी एक भी गोली का असर उस बड़े विशालकाय बिगफुट पे नहीं हुआ। वो गोलियां सिर्फ खिलौने की तरह थीं उस बिगफुट के सामने। वो असॉल्ट राइफल्स उस बिगफुट के आगे काम ही नहीं कर रही थी। वो भागता हुआ, दहाड़ता हुआ हमारे पास आया और मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा और बाकियों को भी वहाँ से भागने की बात कहने लगा। वो हेड ऑफिसर भागने से मना कर रहा था,
मेरे लाख बार कहने के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं भागे। बाकी ऑफिसर्स लड़ते रहे, लेकिन उस बिगफुट ने उन सबको एक ही बार में मार दिया। मेरे सामने वो सारे ऑफिसर मारे गए, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं सही टाइम पे छुप गया था। मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था वो बिल्कुल एक पिक्चर की तरह था, वो बिल्कुल एक सपने की तरह था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सब सच में हो रहा है, लेकिन आखिरकार मेरे दिमाग को भी यकीन करना पड़ा कि ये सब सच है। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग कर निकला और सबको मैंने ये बात बताई। गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत बड़ी टीम भेजी, लेकिन वहाँ पर लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो बिगफुट आखिर कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और क्या वो वापस वहीं आएगा?